अध्याय एक। परिचयात्मक। 1.1 विकल्प की पृष्ठभूमि। अनुसंधान क्यों, कैसे। मेरे बंधुओं, सबको नमन, प्रणाम, आशीर्वाद अर्पित करते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ। यह अनुसंधान क्यों और कैसे हुआ, उसके पहले मुझे यह भी बताने को कहा गया है यथास्थिति से मुझे क्या परेशानी थी। मैं मानता हूँ यहाँ पर जितने भी बंधुजन उपस्थित हैं वे ध्यान से सुनेंगे और फिर अपने विचार व्यक्त करेंगे। यथास्थिति यह है, इस धरती पर हम जो आदमी जाति हैं वे ज्ञानी, विज्ञानी अथवा अज्ञानी में गण्य हैं। यह मेरा कथन आप लोगों को कितना अनुकूल है या प्रतिकूल है, यह आप आगे बताएंगे। हम ज्ञानी, विज्ञानी और अज्ञानी मिलकर इस धरती पर जो कुछ भी किए, उसके फलन में पहले वन संपदा समाप्त हो गई, दूसरे खनिज संपदा समाप्त हो गई। इन दोनों के समाप्त होने से यह धरती रहने योग्य नहीं बचेगी, ऐसा विज्ञानी लोग कह रहे हैं। ये सब बात हम लोग सुनते ही हैं। इस पर आगे सोचने पर स्वयं स्फूर्त रूप में यह बात आती है, हम जो कुछ भी किए उससे यह धरती रहने योग्य नहीं बची। अब यह रहने योग्य बने, उसके लिए भी कुछ सोचें। धरती पर मानव रहने योग्य कैसे बने, उसके लिए मैं अनुसंधान किया हूँ। मेरे अनुसंधान का उद्देश्य इतना ही है। इस अनुसंधान पूर्वक मैंने जो पाया उसको प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। यह स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ, यह आप ही लोग शोध करके बताएंगे। हर व्यक्ति को शोध करने का अधिकार है, समझने का अधिकार है, उस पर अपने आचरण सहित विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। आज पैदा हुए बच्चे में भी यह अधिकार है, कल मरने वाले वृद्ध में भी यह अधिकार है। प्राकारांतर से चलते हुए वर्तमान में हम मानव जाति अपराध कृत्य में फंस गए हैं। इससे पहले हमारे बुजुर्गों ने वेद विचार में लिख कर दिया है, भक्ति विरक्ति में कल्याण है। भौतिकवाद जब आया तो पहले से ही प्रलोभन से ग्रसित मानव जाति सुविधा संग्रह में फंस गया। सुविधा संग्रह के चलते इस धरती से वन और खनिज दोनों समाप्त हो गए। वन और खनिज समाप्त होने से ऋतु संतुलन प्रतिकूल होता गया और धीरे धीरे धरती बीमार हो गई। विज्ञानी यह बता रहे हैं, धरती का तापमान कुछ अंश और बढ़ जाने पर इस धरती पर आदमी रहेगा नहीं। सन 1950 से पहले यही विज्ञानी बताते रहे कि यह धरती ठंडा हो रहा है। सन 1950 के बाद बताना शुरू किए कि यह धरती गर्म हो रहा है। यह कैसे हो गया? इसका शोध करने पर पता चला, इस धरती पर सब देश मिलकर 2000 से 3000 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। ये परीक्षण इस धरती पर ही हुए हैं। इन परीक्षणों से जो ऊष्मा जनित होते हैं उसको नापा जाता है। यह जो ऊष्मा जनित हुआ वह धरती में ही समाया या कहीं उड़ गया, यह पूछने पर पता चलता है यह ऊष्मा धरती में ही समाया है, जिससे धरती का ताप बढ़ गया, धरती को बुखार हो गया है। अब और कितना ताप बढ़ेगा उसकी प्रतीक्षा करने में विज्ञानी लगे हैं। इसके साथ एक और विपदा हुआ, प्रदूषण का छा जाना। ईंधन अवशेष से प्रदूषण हुआ।
इन दोनों विपदाओं से धरती पर मानव रहेगा या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। धरती को मानव ने अपने न रहने योग्य बना दिया। मानव को धरती पर रहने योग्य बनाने के लिए यह अनुसंधान प्रस्ताव रूप में है। न्यायपूर्वक जीने की प्रवृत्ति मानव में कैसे स्थापित हो, इसको मैंने अनुसंधान किया है। न्यायपूर्वक जीने में मैं स्वयं प्रवृत्त हूँ। न्याय किसके साथ होना है? मानव के साथ होना है और मानवेतर प्रकृति के साथ होना है। इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ बातचीत करेंगे। मैं स्वयं एक वेद मूर्ति परिवार से हूँ। मेरे शरीर का आयु इस समय 90 वर्ष है। इन 90 वर्ष में से पहले 30 वर्ष मैंने अपने घर परिवार की परंपरा के अनुसार ही काम किया। 30 वर्ष के बाद के 60 वर्ष मैंने इस अनुसंधान को करने और उससे प्राप्त फल को मानव जाति को अर्पित करने में लगाया हूँ। यह अनुसंधान कैसे किया, यह बात आती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अज्ञात को ज्ञात करने के लिए समाधि एकमात्र स्थान है। उस पर विश्वास करते हुए, अमरकंटक को अनुकूल स्थान मानते हुए मैं 1950 में अमरकंटक पहुंचा। अमरकंटक में मैंने साधना किया और समाधि को देखा। समाधि को देखने पर पता चला, समाधि में कोई ज्ञान नहीं होता। समाधि में मैंने अपनी आशा, विचार और इच्छा को चुप होते हुए देखा। 1-2 वर्ष तक मैंने समाधि की स्थिति को देखा, पर समाधि में ज्ञान नहीं हुआ। उसके बाद समाधि का मूल्यांकन करने के क्रम में मैंने संयम किया, जिससे प्रकृति की हर वस्तु मेरे अध्ययन में आई। अस्तित्व स्वयं सह अस्तित्व रूप में है, यह बात मुझको बोध हुआ, ज्ञान हुआ। उसको जी करके प्रमाणित करने की अर्हता आई। ऐसे ज्ञान को जी करके प्रमाणित करने में परस्परता में विश्वास होता है, जीने में ही विश्वास होता है। बस कहने मात्र से विश्वास नहीं होता, ऐसा मैंने स्वीकार किया। इस प्रकार जीते हुए लोगों तक इस बात को कैसे पहुंचाया जाए, इस पर सोचने पर शिक्षा विधि द्वारा इसे प्रवाहित करने के उद्देश्य से वाङ्मय तैयार किया। अनुसंधान पूर्वक क्या उपलब्धि हुई? अनुसंधान की उपलब्धि है समाधान। सभी दिशाओं, आयामों, कोणों, परिप्रेक्ष्यों के लिए समाधान उपलब्ध हुआ। अनुसंधान पूर्वक मेरा स्वयं का अच्छी तरह समाधान पूर्वक जीना बन गया। समाधान को जब प्रकाशित करने लगे तो लोगों को लगने लगा, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। ऐसा होते होते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। समाधान के साथ यदि समृद्धि नहीं है तो हम प्रमाणित नहीं हो सकते, यह भी बात आया। समृद्धि का प्रयोजन है शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति। संपूर्ण भौतिक वस्तुओं का मानवीयता पूर्वक नियोजन इन्हीं 3 स्थितियों में है। विज्ञान द्वारा हम दूर श्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन संबंधी वस्तुओं को पाए। उत्पादन अनियंत्रित होने के फलन में धरती बीमार हो गई। धरती के बने रहने पर प्रश्न चिन्ह लग गया। धरती बीमार हो गई तो आदमी कहाँ रहेगा? आगे पीढ़ी कहाँ रहेगा? यह भी सोचने का मुद्दा है। केवल आदमी को ही अपराध मुक्त होने की आवश्यकता है। अपराध मुक्त होने के लिए आदमी को सहअस्तित्व में जीने की आवश्यकता है। आदमी को तीनों अवस्थाओं के साथ
नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक जीने की आवश्यकता है। स्वयं में जो बोध हुआ, अनुभव हुआ, उसको जीने के क्रम में हम दूसरों को बोध कराते हैं। इसका हमने काफ़ी अभ्यास किया, जिसके फलस्वरूप देश में दूर दूर तक एक आवाज़ सुनाने योग्य तो हुए। इसके बाद हम कुछ लोगों में इसको अध्ययन करने की इच्छा भी हुई। हर आदमी स्वयं को प्रमाणित करने का अधिकार रखता है। हर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग स्वयं को प्रमाणित करने के अधिकार से संपन्न है। यह स्वीकारते हुए इस प्रस्ताव की शिक्षा पद्धति को हमने नाम दिया चेतना विकास मूल्य शिक्षा। चेतना विकास मूल्य शिक्षा के लिए ये लोग अध्ययन कर रहे हैं और स्वयं को प्रमाणित करने के लिए कटिबद्ध हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव की उपयोगिता हमको समझ आता गया। जैसे जैसे उपयोगिता समझ आता गया, हमारा उत्साह भी बढ़ता गया। उत्साह बढ़ता गया तो मेरा स्वस्थ रहना भी बन गया। जल्दी शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन और देख लें, इसका क्या फल परिणाम होता है। इस तरह 90 वर्ष व्यतीत हुए। जब तक सांस चलती है, इस प्रस्ताव का क्या प्रयोजन होता है, यह देखा जा सकता है। आगे आप सब प्रयोजनों को देखने के लिए उम्मीदवार हो ही सकते हैं, प्रयत्नशील हो सकते हैं, प्रयोजनों को प्रमाणित कर सकते हैं। इस अनुसंधान को करने में अर्थात समाधि संयम में हमने 25 वर्ष लगाए। अनुसंधान की उपलब्धि के अनुरूप अपने जीने के तौर तरीके को बनाने में 10 वर्ष लगाए। उसके बाद संसार को इस प्रस्ताव की ज़रूरत है या नहीं, इसका सर्वेक्षण करने में 10 वर्ष लगाए। संसार को इस प्रस्ताव की ज़रूरत है, यह निर्णय होने पर सन 2000 से इसको लोगों तक पहुंचाना शुरू किए। मेरे अनुसंधान की उपयोगिता समझ आने पर मेरी आवाज़ में भी बल आया। इससे यह कहना बना, अपराधों से सहमत होकर हम इस धरती पर ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। दूसरी बात, समझदारी से समाधान संपन्न होकर हम इस धरती पर चिरकाल तक रह सकते हैं। समझदारी के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा अध्ययन के स्वरूप को हमने शिक्षा विधि से प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव के लोकव्यापीकरण में संलग्न विभूतियों का यह सोचना है, जीवन विद्या अर्थात शिविर से शुरू किया जाए और अध्ययन में प्रवृत्ति पैदा किया जाए। जीवन विद्या की भनक तो देश के सभी प्रांतों में करीब करीब पहुंच गया है। इस सम्मेलन में यह पता चलता है कि प्रांत में कितनी भनक पड़ी। इस बात को हम दूर दूर तक पहुंचाने के योग्य हुए। लोगों तक पहुंचाने के क्रम में संतुष्टि बनी हुई है। अब हम इस अनुसंधान के प्रयोजन की बात करेंगे। हर मानव के पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता पूंजी के रूप में है। हर बच्चे के पास है, हर बड़े के पास है, उसका वह प्रयोग कर सकता है। कल्पनाशीलता के आधार पर कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग मानव ने आज तक किया है। इस कमरे का छत जो बना है, वह कल्पनाशीलता के आधार पर बना है। जहाँ हम बैठे हैं, वह स्थान कल्पनाशीलता के आधार पर बना है। जिस गाड़ी में हम घूमते हैं, हवाई जहाज से आकाश में घूमते हैं, वह कल्पनाशीलता के आधार पर बना है। कल्पनाशीलता के आधार पर ही हम सुविधा संग्रह को अपनाए हैं। हर मानव के पास यह कल्पनाशीलता
कर्म स्वतंत्रता उपलब्ध है। जीवन और शरीर के योगफल में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता प्रकट होती है। मरे हुए आदमी में यह प्रकट नहीं होती है। जीवन हो पर शरीर न हो तब भी यह प्रकट नहीं होगी। शरीर हो पर जीवन न हो तब भी यह प्रकट नहीं होगी। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता कैसे आ गया? सह अस्तित्व नित्य प्रकटनशील है, इस सिद्धांत पर यह आधारित है। सह अस्तित्व नित्य प्रकटनशील होने से अपने प्रतिरूप को मानव स्वरूप में प्रस्तुत कर दिया। धरती पर प्रकट होने के बाद मानव अपराधी हो गया। मुख्य बात इतना ही है, चोट की बात इतना ही है। इस चोट की बात को ध्यान में लाने पर हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं मानव जाति का अपराध मुक्त होना नितांत आवश्यक है। हर मानव सुधर सकता है, यह इस बात से पहली संभावना है। हर मानव सुधर कर अपने सुधार को प्रमाणित कर सकता है। इस संभावना के विस्तार को क्या नापा जा सकता है? हर मानव के सुधरने पर क्या होगा? जैसे हर गाय अपने वंश के अनुसार गायत्व के साथ व्यवस्था में जीता है, जैसे हर वृक्ष अपने बीज के अनुसार वृक्षत्व के साथ व्यवस्था में रहता है, उसके पूर्व जैसे हर पदार्थ परिणाम के अनुसार अपने त्व सहित व्यवस्था में रहता है, उसी प्रकार मानव सुधरने के बाद मानवत्व सहित व्यवस्था में जी सकता है। इस अनुसंधान पूर्वक मानव का अध्ययन संभव हो गया है। अभी तक मानव का अध्ययन शून्य था। मानव का अध्ययन छोड़कर आदर्शवाद भागा और भौतिकवाद भी भाग रहा है। आदर्शवाद और भौतिकवाद मानव का अध्ययन नहीं करा पाए। यह अभिशाप मानव जाति पर लगा हुआ है। मानव का अध्ययन न होने से मनमानी विचारधाराएं निकली, मनमानी व्यवस्थाएं निकली। एक ही परिवार में 20 मतभेद निकले। इस तरह नर नारियों में समानता का रास्ता नहीं निकला। दूसरे, अमीरी गरीबी में संतुलन नहीं बन पाया। गरीब और ज़्यादा गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए। नर नारियों में समानता और अमीरी गरीबी में संतुलन के लिए अच्छे ढंग से भी जो प्रयोग हुए, बुरे ढंग से भी जो प्रयोग हुए, दोनों बुरे में ही अंत हुए। इस तरह मानव जाति के उद्धार का रास्ता बना नहीं। अब इस अनुसंधान पूर्वक नर नारियों में समानता का भी सूत्र निकलता है, अमीरी गरीबी में संतुलन का भी सूत्र निकलता है। नर नारियों में समानता समझदारी के आधार पर आता है। हर नर नारी में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता रखा हुआ है। उसके आधार पर हर नर नारी समझदारी को अपना सकते हैं। शरीर अर्थात रूप के आधार पर नर नारी में समानता होगा नहीं। रूप शरीर के साथ है, समझदारी जीवन के साथ है। धन सबके पास समान रूप में हो नहीं सकता। धन सबके पास समान रूप में हो नहीं सकता। धन के आधार पर नर नारियों में समानता होगा नहीं। पद सबको मिल नहीं सकता। पद के आधार पर नर नारियों में समानता होगा नहीं। तलवार और बंदूक अर्थात बल के आधार पर नर नारियों में समानता होगा नहीं। तलवार और बंदूक सभी चला नहीं सकते। नर नारियों में समानता समझदारी के आधार पर ही संभव है। हर नर नारी समझदार हो सकते हैं। नर नारियों में समानता और अमीरी गरीबी में संतुलन होने पर हम इस धरती पर अनादिकाल तक रह सकते हैं। मानव द्वारा धरती के साथ अपराध प्रधान रूप से खनिज
कोयला, खनिज तेल और विकिरणीय धातुओं का अपहरण करने से हुआ है। इन तीन वस्तुओं के अपहरण करने से धरती असंतुलित हुई है। विकिरणीय धातुओं का प्रयोग ही 3000 बार परमाणु परीक्षण करने में किया गया है। उससे जनित भीषण ताप धरती में ही समाया है। फलस्वरूप धरती बीमार हो गई। धरती यदि स्वस्थ रहेगा तभी मानव स्वस्थ रूप में कुछ कर सकता है। धरती ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो मानव क्या कर लेगा, कहाँ करेगा? इसको सोच करके तय करना पड़ेगा। हमको धरती को संतुलित रखकर जीना है या नहीं। यदि जीना है तो अपराध प्रवृत्ति से मुक्त होना आवश्यक है। संवेदनाओं के पीछे पागल होना ही अपराध प्रवृत्ति में फंसना है। संवेदनाओं को संतुष्टि देने के पीछे हम दौड़ते हैं तो अपराध के अलावा कुछ होगा नहीं। समझदारी पूर्वक यदि दौड़ते हैं तो समाधान के अलावा कुछ होगा नहीं। नर नारियों का संवेदनाओं को तृप्त करने के लिए दौड़ना जरूरी है या संवेदनाओं को नियंत्रित करना जरूरी है। यदि संवेदनाओं के पीछे ही हम दौड़ते हैं तो हम जानवरों से अधिक कुछ नहीं हैं। संवेदनाओं को नियंत्रित करके ही हम मानव बन सकते हैं। यह हर व्यक्ति स्वयं में निरीक्षण कर सकता है। हम कितना संवेदनाओं के पीछे लट्टू हैं, हमारी संवेदनाएं कितनी नियंत्रित हैं। हर नर नारी यह परीक्षण कर सकते हैं और उसके आधार पर अपने बच्चों को उद्बोधन कर सकते हैं। संवेदनाओं को तृप्त करने के लिए हम कितना भी काम करें वे तृप्त होती नहीं हैं। इस तरह संवेदनाओं के लिए काम करने से केवल अपराध होता है। मानव स्वयं में तृप्तिपूर्वक ही समाधान को प्रमाणित करता है। हमको तृप्त रहना है या अतृप्त रहना है, इसको हमें तय करना है। संवेदनाओं को तृप्त करने में लगे रहना है या संवेदनाओं को नियंत्रित करना है, इसको तय करने के लिए हम यहाँ हैं। संवेदनाओं को नियंत्रित करना है, वहीं से विकल्प के अध्ययन की जरूरत पड़ती है। यह प्रस्ताव आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों का विकल्प है। आदर्शवाद शुरू भी रहस्य से करता है और उसका अंत भी रहस्य में ही है। दूसरे भौतिकवाद से सुविधा संग्रह ही जीने का लक्ष्य बनता है। सुविधा संग्रह का कोई तृप्ति बिंदु होता नहीं है। कितनी भी सुविधा पैदा करें और सुविधा पैदा करने की जगह बना ही रहता है। कितना भी संग्रह करें और आगे की संख्या रखा ही रहता है। विकल्प विधि से सोचने पर यह निकलता है, मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है। हमें सुविधा संग्रह के पीछे ही लगे रहना है या समाधान समृद्धि की ओर चलना है, यह हमको निर्णय करना है। संवेदनाओं को तृप्त करने के लिए दौड़ते ही रहना है या संवेदनाओं को नियंत्रित रखना है, यह हमको निर्णय करना है। समाधान समृद्धि की ओर चलना है और संवेदनाओं को नियंत्रित रखना है, तो उसके लिए मानव में समझदारी अवश्यंभावी है। समझदारी का मतलब है सहअस्तित्व स्वरूपी अस्तित्व को समझना और सहअस्तित्व स्वरूप में जीना। सहअस्तित्व स्वरूप में जीने में हमारे न्यायपूर्वक जीने की बात बनती है। न्यायपूर्वक जीने में किसी पर आरोप, किसी से शिकायत
किसी की किसी पर आपत्ति बनता नहीं है। सहअस्तित्व विधि को छोड़कर यदि हम व्यक्तिवादी समुदायवादी विधि से जीने के बारे में सोचते हैं तो समस्याएं तैयार हो जाती हैं। मानव मानवीयतापूर्वक जीने से व्यक्तिवादिता से मुक्त होता है। चेतना विकास को जब हम समझते हैं, जीते हैं, तो व्यक्तिवाद समुदायवाद दोनों से मुक्त हो जाते हैं। चेतना विकास को समझने और जीने का प्रमाण मैं स्वयं हूँ। ऐसे प्रमाणों का जो सत्यापन प्रस्तुत करेंगे उन पर विश्वास कर सकते हैं। जीवन विद्या राष्ट्रीय सम्मेलन 1 अक्टूबर 2009 हैदराबाद।